अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान अलमानी और मेरे साथी मेज़बान हैं असलम अब्बासी। नाजरीन, आज की जो शख्सियत हमारे साथ हैं, यकीनन वो शख्सियत बड़ी जो है वो शागिर्द रहनुमा भी रहे हैं। उसके अलावा समाज में उन्होंने अपनी खिदमात जो हैं वो सरअंजाम दिए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ इंतज़ामी ओहदों पर भी वो फायज़ रहे हैं, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ भी रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होम और इसके अलावा DCO टंडो अलहयार। 2013 की निगरान हुकूमत में वो साइंस, टेक्नोलॉजी और एनर्जी का हिस्सा भी रहे हैं और इसके अलावा आजकल वो समाजी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं इंतज़ामी ओहदों से, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। तो आजकल वो सियासत में, समाज में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त सिंध में एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका वो हिस्सा हैं और वो अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। जनाब डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें आज जो है वो वक्त दिया। मेहरबानी, बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, सवाल की शुरुआत करते हैं आपके बचपने से। आप हमें ये बताइए, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आपका बचपन जो है वो कहाँ गुज़रा, कैसा गुज़रा, उस वक्त के जो हालात और वाक़ियात थे वो कैसे थे, वो हमारे साथ शेयर करें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने बचपन का, क्यों बचपन की यादें सबके लिए बहुत एक अहम होती हैं। मेरा बचपन हैदराबाद में गाड़ी खाते में गुज़रा है और मेरी पैदाइश भी वहीं की है। हैदराबाद में एक जगह होती थी मोती महल, और उसके साथ में एक अफजल होटल होती थी। उन अफजल होटल के पीछे और मोती महल के पिछली साइड पे हमारा एक घर था जो अभी तक मौजूद है। मेरी पैदाइश वहीं पे हुई। मेरे आबा व अजदाद जो हैं वो सेवन शरीफ से उनका ताल्लुक़ है। तो मेरे बड़े भाई भी, कुछ बड़े भाई मेरे सेवन शरीफ में पैदा हुए, कुछ हैदराबाद में हुए। मेरे वालिद क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में थे और मेरे ताया, मेरे दूसरे दो चाचा, वो सारे जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं। तो इस वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पे बदलियां होती रहती थी वालिद साहब की। तो आखिरी जो रिटायरमेंट उनकी हुई थी तो वो हैदराबाद में हुई थी। इस वजह से हमारी मुस्तकिल सुकूनत फिर हैदराबाद में ही हो गई। और पढ़ाई के लिहाज से भी हैदराबाद में मौक़े थोड़े ज़्यादा थे। तो गाड़ी खाता उस ज़माने में एक महवर होता था पॉलिटिक्स का। आप यूँ कह लीजिए कि हमने होश संभाला, मेरी एक प्राइमरी एजुकेशन जो थी, मेरे बिल्कुल घर के नीचे थोड़ा एक स्कूल होता था अपना मियाँ अली बख्श स्कूल। मियाँ अली बख्श प्राइमरी स्कूल, उसके साथ एक गर्ल्स का स्कूल बाज़ मोहम्मद हाई स्कूल होता था, वो गर्ल्स का होता था। उनके सामने एक गजनवी होटल होती, मखदूम मोहम्मद तालबुल मौला जो है, मखदूम मोहम्मद जमा तालबुल मौला, उनके ससुर की वो होटल थी, गजनवी होटल बहुत मशहूर थी। उसी स्कूल के थोड़ा आगे मखदूम साहब का ख़ुद अपना घर भी था और वो उनकी रहाइश भी वहाँ पे थी। ये जगह जहाँ पे हम पढ़ते थे, ये बेसिकली टंडो मोहम्मद खान के सरहदी पीर है, उनकी ज़ाती मिल्कियत थी जो इन्होंने किराए पे दी हुई थी और उस पर वो स्कूल चलते थे। तो हमारे बड़े एक डिवोटेड किस्म के उस्ताद, बहुत अजीम उस्ताद हमें मिले, जो उस ज़माने में न ट्यूशन का रवाज था न कोई चीज़ होती थी। तो बड़े तंदही से, बड़े इखलास से और बड़े मोहब्बत से हमें पढ़ाते थे और जिसका ये नतीजा हुआ कि हम बहुत अच्छी तरीके से अपना हमारा बुनियादी जो होता है प्राइमरी, वो काफ़ी बुनियाद मजबूत हुआ। तो इस वजह से हमारी जब एडमिशन हुई गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद में, तो उसी बुनियाद पे हुई थी। मेरे बड़े भाई थे मोहम्मद हुसैन अब्बासी, मेरे से 2 साल बड़े थे, मगर मेरे वालिद साहब ने न जाने क्यों किस मसलियत के तहत हम दोनों को एक ही क्लास में दाखिल कराया था कि दोनों भाई एक साथ हों। तो हम दोनों साथ क्लास फेलो भी थे, भाई भी थे, दोस्त भी थे। तो हम वो बच्चे थे, छोटे थे, बस जब भी देखते थे शोर शराबा, हमारे घर से बिल्कुल पैदल रास्ते पे था वो चौक, हैदर चौक। तो जाके वहाँ पे तकीरें सुनते थे, कभी यूसुफ लगारी है तो यूसुफ टालपुर है, कभी इकबाल तरीन है तो लाला कादर है, ये सारे उस ज़माने में, और रफ़ीक सफ़ी होते थे, इनकी वहाँ पे तकीरें सुनते थे और बड़ा उनसे वो मुतासिर भी होते थे।
मेरे बड़े भाई सिकंदर एज़म अब्बासी, मेरे वालिद जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे वालिद की डेथ हो गई। तो हमें उन्होंने अपने वालिद की तरह पाला और हमें अपने बच्चों की तरह, जैसे कहते हैं कि जैसे उन्होंने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि मैं उनका भाई हूँ या बेटा हूँ। तो वो इस वजह से, क्योंकि वालिद साहब रिटायर हो चुके थे और मेरे बड़े 2 भाई उनकी डेथ हो चुकी थी, तो पूरा वज़न उनके ऊपर, उनके कंधों पे आ गया था। तो वो 2 नौकरियां भी करते थे, अपना बिज़नेस भी करते थे, उसके बावजूद फिर वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखते थे। हमने उनसे बहुत सीखा कि उसने उस ज़माने में, मकसद है ये सारी ज़िम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने 3 MA किए, 2 डिप्लोमा किए, LLB की, और मज़े की बात होती थी कि हर सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास, सेकंड, फर्स्ट क्लास, थर्ड पोजीशन या इस तरीके के अच्छी पोजीशन से वो पास होते थे। तो हम उनको देखते थे, बस उनका फिर ये जज्बा होता था कि हमें कहते थे कि बेटा बात ये है कि ये नहीं फील करना कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा, आपको सिर्फ पढ़ना है और मुझे पढ़ के दिखाओ, बाकी काम मेरा है। तो हम बड़े कोशिश करते थे कि भाई के तवक्कुआत पे पूरे भी उतरे हैं और अपना मुस्तकबिल भी था। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो है ना माशाल्लाह ये बड़ी जदोजहद के बाद MBBS डॉक्टर भी बने। अच्छा, फिर आप हमें अमली ज़िंदगी के आने के बाद कहाँ कहाँ रहे और कौन सी खिदमत दी, इन पे थोड़ा ज़रा रोशनी डाल दें। मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब मैं 3rd ईयर में था, तो ये जो बता रहा हूँ कि ये हंगामे शंगामे होते रहते थे हमारे को। जब भी हम प्रोटेस्ट करते थे हॉस्टल के लिए, अपने हुकूक के लिए, ये भी तो हमें मज़ाहमत होती थी कराची में ज़्यादा इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से, और उस ज़माने में पूरे कराची में इनका होल्ड था। तो ऐसा था कि कोई स्टूडेंट यूनियन ऐसी नहीं थी जहाँ पे इस्लामी जमीयत तलबा नहीं जीती हो। और उन्होंने एक उधर थंडर स्क्वाड बनाए हुए थे, एक बदमाशों का ग्रुप, कोई छोटा खान, बड़े खान, और वो लोगों को मारना, लड़ना, झगड़ा करना। उस ज़माने में क्लेशन तो नहीं थी, मगर उस ज़माने स्टैन गन होती थी, एक होती थी, तो वो एक हथियार उठा के और उनका होता था। तो हम जब नए नए आए, बहरहाल उस झगड़ों में एक दफ़ा एक झगड़ा ऐसा भी हुआ कि एक दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़े हुए झगड़े। मतलब हमें मारने की कोशिश की गई, हमारे साथ लड़े, फिर हमने भी उनको बड़े बुर्दबारी के साथ उनके साथ मतलब कि जहाँ तक हमारी ताकत थी लड़े थे। तो एक ऐसा मौका आया कि उन्होंने मुझे मतलब कि बिल्कुल मारने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक्टिव ज़्यादा रहता था। तो उसमें कोई 30-35 आदमियों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के, और उसके डिफेंस में मैंने भी मतलब मेरे ऊपर जब फायरिंग वायरिंग हुई तो मेरे पास भी एक पिस्टल था, तो मैंने अपनी डिफेंस में चलाई। उसमें 4-5 बंदे जो भी ज़ख्मी हुए वो सारे आउटसाइडर भी थे और क्रिमिनल किस्म थे, इनके ऊपर केसेस थे, जिसकी वजह से वो FIR भी मेरे ऊपर नहीं करा सकते थे। और ये था एक स्टूडेंट था जिसको मतलब गोली लग गई। बहरहाल आजकल वो भी हमारे साथ भाइयों की तरह है, जो भी हो गया। तो उसके बाद, उस झगड़े के बाद मुझे रेस्टिकेट कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई इस ज़ख्मी उनका बंदा हो गया था, मैं ज़ख्मी नहीं हुआ तो कसूर मेरा ही हो गया। तो फिर मेरी मतलब है कि एक लंबी कहानी है कि फिर भुट्टो साहब, उस ज़माने में ऐसा होता था कि भुट्टो साहब को हर स्टूडेंट का, पूरे सिंध के स्टूडेंट का पता होता, वो बड़ा अवेयर होता था इस चक्कर में। तो वो हमारी रेस्टिगेशन हुई। जतोई साहब चीफ मिनिस्टर थे, अब्दुल वहीद कटपर हमारे मिनिस्टर थे। कटपर साहब ने हमारे को बड़ा फेवर करते थे, मगर उन्होंने बोला ये जतोई साहब के आर्डर हैं कि आपको रेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि वो बोलते हैं कि मुझे किसी ने बताया कि उनको गोलियां लगी, ये होगी। तो बहरहाल रेस्टिगेशन हो गई। तो उसने बोला तुम्हारा फाइल चला गया भुट्टो साहब के पास, अब मकसद है कि कोई और आपकी रेस्टिगेशन ख़त्म ही नहीं कर सकता सवाए भुट्टो साहब के, आप उसको अप्रोच करें। अब हमें समझ में नहीं आता कि कैसे करें भुट्टो साहब को अप्रोच। बहरहाल कोशिश की हमारी, क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी में, LMC में, मेहरान उस ज़माने में यूनिवर्सिटी थी, अब उस ज़माने कॉलेज था, अब यूनिवर्सिटी हो गई, लियाकत मेडिकल कॉलेज था।
सिंध यूनिवर्सिटी थी। तो इन तीनों तालीमी इदारों में हमारे अपने दोस्त इलेक्ट होके आए थे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मुनीर कुरैशी था जो अभी कस्टम में थे, चीफ कलेक्टर कस्टम का, वो भी रिटायर हो गए। इधर मज़हर लाखों थे अपना इसमें अपना लियाकत मेडिकल कॉलेज में, और ज़मीर लाड़ेक होते थे सिंध यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट। तो ये सारे वहाँ पे जीते हैं। तो ये सारे भुट्टो साहब से मिले, मगर ये सारे एंटी पीपल्स पार्टी थे, सिपाफ के नहीं थे, GSN के थे या न्यूट्रल थे। तो भुट्टो साहब को जब इन्होंने मेरा नाम बताया तो उसने बोला नहीं 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 मुझे पता है ये बड़ा जो ख़तरनाक आदमी है और उसने ये किया वो किया। उसने बोला सर उसका कोई कसूर नहीं, उसने तो अपनी जान बचाने के लिए डिफेंस में गोली वोली चलाई है। बोला नहीं इसका नाम ही नहीं लो मेरे साहब। अब ये जो बात हमें पता चली तो मैं खुद भी मायूस हो गया कि यार जब वज़ीर आज़म ज़बानी नाम किसी को याद हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप इसको कहते हैं। तो फिर समझ में नहीं आया अब कैसे करें। तो फिर चंदे करके टेलीग्राम करते थे उस ज़माने में। कटपर साहब ने हमें थोड़ा गाइड किया कि आप ऐसे करो टेलीग्राम करो अगर नहीं मिल सकते हो। भुट्टो साहब को हमने 1000-2000 तो टेलीग्राम किए मगर फिर भी नतीजा कोई नहीं निकला। बहरहाल फिर भुट्टो साहब को एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह दोस्तों के तवस्सुत से कभी मिलते थे। हमारे एक दोस्त थे मरहूम जुनैद सुमरो जो बाद में MPAP हुए अपना शिकारपुर से। तो जुनैद और मैं गए, फिर जैकाबाद में हम जाके मिले थे उससे अपना भुट्टो साहब से। तो फर्स्ट टाइम मुझे तजुर्बा हुआ कि मैंने पेपर में दरख्वास्त लिखी हुई थी और दूर से मैंने ऐसे हिलाई तो भुट्टो साहब अपनी गाड़ी में चढ़ रहे थे तो गाड़ी रोक दी और मुझे इशारा किया कि इधर आओ। तो मैं समझा नहीं कि मुझे बुला रहा है किसी को और को बुला रहा है। तो मैं पीछे देखने लगा कि कौन है। तो जुनैद ने मुझे धक्का किया तेरे को बुला। मैं गया तो मैं अब उसकी पर्सनैलिटी थी बड़ा खूबसूरत जवान। मैंने जाके दरख्वास्त हाथ में दे दी। उसने बोला बस आप फिक्र नहीं करो ये नहीं करो। फिर अच्छा वो तरीका ये होता था कि जब कोई आदमी भुट्टो साहब के साथ मिलने जाता था तो पीछे पुलिस भागती थी। तो वो एक सर्किल बना देते थे, एक बंदा मिल गया तो मिल गया, दूसरों को आगे नहीं आने दो। और फिर भुट्टो साहब का एक स्टाइल होता था कि हट जाओ मेरे आवाम के बीच में दीवार नहीं बनो और ये करो। पुलिस वालों को डांटता था, 2 गालियाँ भी सुना देता था उनको। डॉक्टर साहब सुना है कि आप दौरान सर्विस बड़े हानेस्ट अफसर रहे हैं। दौरान सर्विस आप जो है वो वज़ीर सेहत का हुक्म तक नहीं मानते थे जब आप सेक्रेटरी हेल्थ थे, और जिसकी वजह से ये भी सुना है कि आप लंबी लंबी छुट्टी पर भी चले जाते थे। क्या वजूहात थी कि उस वक्त जो है वो ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई और ऐसा माहौल बन गया? गवर्नमेंट में कोई 32 साल की नौकरी है, 32 साल मैंने नौकरी की, उसके बाद रिटायरमेंट हुई है। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब पहले तो मैं RMO रहा, सर्जरी में काफ़ी ज़माना मैंने मतलब कि सर्जरी का मैं बड़ा शौक़ था मुझे, तो सर्जरी करता रहा, ऑपरेशन भी करता था और अपना। उसके बाद मुझे सर्जरी से हेपेटाइटिस C हो गई कहीं से किसी मरीज़ से, तो फिर मुझे वो सर्जरी छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ा। फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में भी रहा। तो उस ज़माने में मतलब ये जो पोजीशंस थी उसमें मेरा कभी मिनिस्टर से या उनसे कभी भी मकसद है कि रब्ता या वास्ता नहीं पड़ता था। हम अपने हॉस्पिटल तक महदूद होते थे और हम अपनी हॉस्पिटल में वो काम कर रहे होते थे। तो बाद में एक ज़माना ये आया कि मुझे वहाँ से फिर इन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनाया इब्राहिम हैदरी हॉस्पिटल में। सही। तो इब्राहिम हैदरी हॉस्पिटल में मैं जब वहाँ फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेशन की इस पोजीशन में आया था कि मुझे डायरेक्ट मिनिस्टरों से और उनसे रब्ता भी हुआ। अपना डॉक्टर इब्राहिम जतोई साहब वो हमारे अपना मिनिस्टर थे हेल्थ के और बड़े नफीस इंसान, अच्छे आदमी थे। वो भी उनके साथ भी हमारा टाइम गुजरा। फिर वहाँ से मुझे इन्होंने वापस बुला के सेक्शन ऑफिसर किया हेल्थ डिपार्टमेंट में। फिर
कंटिन्यूसली मैं सेक्रेटरीट में ही, मसा कभी डिप्टी सेक्रेटरी, कभी एडिशनल सेक्रेटरी, कभी स्पेशल सेक्रेटरी रहा हूँ। मगर एडमिशन आने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक छोटा सा पीरियड आया था, हकीम एहसन अब्बासी भी हमारे अपना केयर टेकर मिनिस्टर थे 3-4 महीने, उनके साथ भी हमारा गुजारा हुआ। तो फिर ये जितना अरसा मैं रहा हूँ तकरीबन आधे से ज़्यादा अरसा ये हेल्थ डिपार्टमेंट एमक्यूएम के उसमें रही। तो एमक्यूएम का एक अपना स्टाइल था, उनका एक तरीक़ा वारदात अपना था कि लोगों को बदमाशी करना, उनको दबाना और उनको ये करना कि आप आके जो है वो अपना हमारे हुक्म के तहत चलें, जैसे हम कहते हैं वैसे करें, ये करें वो करें। तो कुछ पोजीशंस तो ऐसी थी, जब मैं एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल था या मैं केमिकल एग्जामिनर था, तो उधर तो उनकी कोई डायरेक्ट इतनी कोई वो चीज़ नहीं होती थी। मगर जैसे जैसे आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी पोजीशन में आता है तो फिर आपके सामने एक वो काम रख देते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो मुझे याद है कि ये जिस तरीके से तंग करते थे, सब अफसरों थे उनका रवैया ऐसा था कि बंदे को बुलाया, 3-3 घंटे बाहर बिठा दिया, अफसर को तंग किया। बस आखिर में मतलब ये होता था उनको इतना तंग करोगे वो उनसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये ज़रा हमारे तबीयत पे गिरा भी गुजरता था, अच्छा भी नहीं लगता था। और मुझे बचपन से मैंने जैसे आपको बताया कि एक ग्रूमिंग ऐसी हुई है कि इन नाजायज़ चीज़ों की जो है वो हम एक्सेप्टेंस हमारे पास नहीं होती थी ज़्यादातर। तो उसकी वजह से अपना मैं उनको रेजिस्ट करता था, गलत काम मैंने बोला मैं नहीं करूँगा इस तरीके से। तो मैं ज़माने में जब केमिकल एग्जामिनर था, तो जब मैं केमिकल एग्जामिनर था उस वक्त फिर डॉक्टर नौशाद शेख को उन्होंने मतलब ये भी अपना वज़ीर आला बना था अरबाब रहीम। ये भी बताता चलूँ कि अरबाब रहीम समझो मेरे से 4-5 साल जूनियर रहे कि मैं जब डेमोन्स्ट्रेटर बना था, पहली नौकरी मुझे मिली थी सिंध मेडिकल कॉलेज में। तो ये अभी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में स्टूडेंट था वहाँ पे। तो अरबाब रहीम जब जो मिनिस्टर बना, और नौशाद शेख भी मेरे से 2 साल जूनियर है, मगर वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने की वजह से फिर वो प्रोफेसर बना तो वो सेक्रेटरी। तो नौशाद ने फिर मुझे बुला लिया था कि आप आ जाओ मेरे पास एडिशनल सेक्रेटरी बन के, क्योंकि मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन का इतना तजुर्बा नहीं है, तो आप दोस्त भी हो, भाई भी हो बड़े, तो मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी। तो मैं आ गया। तो उस ज़माने में ये फैसल गबूल साहब मिनिस्टर थे, उसके बाद सरदार शाह आ गए, उसके बाद अपना एक सैगिल था वो भी आया किसी ज़माने में मिनिस्टर। मतलब 4-5 मिनिस्टर ऐसे कि अगर मैं शबीर कायम खानी भी मिनिस्टर रहा था। तो इनके अपने अपने तरीके होते थे कि किसी तरीके से जो भी हम कहें, और ख़ास तौर पे उनके जो होते थे परचेज़ में, क्योंकि वहाँ पे परचेज़ में होता था कि हमारे मर्ज़ी से कोई काम हो ताकि हमें कुछ पैसे मिलें या क्या करेंगे। तो वहाँ पे फिर मेरी कोशिश थी कि उनके दौर में मैं फिर वो परचेज़ वाली साइड से ही हट गया कि भाई मैं इनके नाजायज़ बातें होंगी और आदमी उसमें खामखा मकसद है कि अपना ज़मीर भी मलामत करता है, दूसरा गलत काम करेंगे तो फिर ये होगा कि कल आप भुगतेंगे, क्यों मिनिस्टर की तो साइन नहीं होती है किसी पेपर पे भी, सही उनके वर्बल आर्डर होते थे। तो कोशिश ये की, बहुत भरपूर मज़ाहमत की, जिसकी वजह से मुझे पसंद नहीं किया जाता था। मगर सच बात यह है कि नौशाद शेख जब तक सेक्रेटरी था तो उसने मुझे काफ़ी प्रोटेक्ट किया, और वो बोलते थे सर आप हमसे बात करें, ये मेरे मातहत हैं तो ये मैं उनसे वो करूँगा। तो बहरहाल किसी सूरत में इनको पसंद नहीं था। तो एक दफ़ा ये था, मुझे याद है कि सैयद सरदार अली जो थे वो हमारे मिनिस्टर थे, उनकी पोजीशन ये थी कि भाई बचा कितना है बजट में, किसी से दूसरों से, मेरे पास तो बजट नहीं थी। कोई बोलता था कि भाई वो EPI वालों से पूछा है बजट कितनी है, तो बोला 1 करोड़ है। तो बोला 1 करोड़ में क्या होगा, ऐसा करो 75 मुझे दे दो, 25 तुम दे। मतलब ऐसे होता था जैसे बाप की कोई जागीर हो या मुग़ल शहनशाह हो,
हालांकि हमें अफसोस होता था कि वो चीफ सेक्रेटरी भी रहा है, पढ़ा लिखा आदमी था, कि कुछ उसूल की बात करें। तो एक दो दफ़ा मेरे को उसकी बातें अच्छी भी नहीं लगी और मैंने उसको रेजिस्ट भी किया। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने छुट्टी अप्लाई कर ली कि भाई मुझे छुट्टी दे दे। उससे पहले भी एक दो दफ़ा ऐसे ही हरकतें हुई जिस पे फिर मैंने छुट्टी ले ली थी, जब मैं देखता था कि मेरी तबीयत पे ये चीज़ नहीं होती है। जब शफ़ी कुरैशी साहब थे सेक्रेटरी हेल्थ, तो उस ज़माने में भी ये चक्कर चला था, तो मैंने उस ज़माने में भी 2-3 महीने छुट्टी ले ली थी। तो मैंने नौशाद को कहा, नौशाद साहब ने मुझे छुट्टी दे दी, मैं चीफ सेक्रेटरी से छुट्टी लेके चला गया। तो फिर बाहर निकला तो आप जैसे दोस्त सहाफ़ी थे, उन्होंने पूछा कि आप अच्छी खासी पोजीशन में थे, आपने क्यों छुट्टी ले ली? तो मैंने दिल की बड़ा से कहा, मेरे यार यहाँ पे हर चीज़ सेल पे है, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा सेल पे है, पोस्टिंग सेल पे है, ट्रांसफ़र सेल पे है, परचेज पे पूरा ये धंधा लगाया हुआ है इन्होंने, और मेरी तबीयत पे नहीं आ रहा, तो मैं इनके साथ चल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये ज़बरदस्त बताया कि सिंध मेडिकल कॉलेज के हवाले से आपकी बहुत बड़ी खिदमत हैं कि कराची के अलावा सिंध के जो और डिस्ट्रिक्ट से जो लड़के आते थे तो उनके लिए हॉस्टल्स बनाई गई, बहुत बड़ा आपने रोल अदा किया। और डो मेडिकल कॉलेज की भी हॉस्टल्स होती थी, एक बड़ा जो है ना उनके लिए रहने सहने के लिए बड़ा एडवांटेज होता था। लेकिन ये पिछले 10-15 साल से ये सिंध मेडिकल कॉलेज की तमाम हॉस्टल ख़त्म कर दी गई हैं, डो मेडिकल कॉलेज की तमाम हॉस्टलें ख़त्म कर दी गई हैं, और जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। तो आप ज़रा इस पे रोशनी डालें कि ये हॉस्टल क्यों ख़त्म कर दी गई? मैं आपको अर्ज़ करूं कि आपको अगर पूरी सिंध की हिस्ट्री में जाएंगे कि जितनी भी तलीमी इदारे हैं, अगर उनके अंदर आपको बोर्डिंग का वो इदारा न हो तो गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। मैं ख़ुद लोगों को कहता हूं कि मैं भी मतलब इतने मेरे वालिदैन, मैंने जैसे बताया भाई जो करता था मेरा जो भी ख़र्चा था, तो अगर मैं हॉस्टल नहीं होती तो शायद मैं डॉक्टर ही नहीं बन सकता, कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कराची में कोई फ्लैट लेके या कोई जगह लेके रहें, इस तरीके से सारे लोग थे। और ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हॉस्टल जो होती हैं बड़े शहरों में, उसमें सिर्फ कोई सिंधी नहीं आते हैं, उसमें जैमसाबाद से, सक्कर से, हैदराबाद से, उसमें उर्दू स्पीकिंग भी आते हैं, पंजाबी स्पीकिंग भी आते हैं। हमारे बहुत से दोस्त थे, मरहूम हसन मियाँ था, शफ़ीक, डॉक्टर शफ़ीक थे, कोई सक्खर का था, कोई हैदराबाद का, तो कायम खानी थे हमारे, रियाज कायम खानी वाले, ये बहुत सारे जैमसाबाद के थे। तो ये उर्दू स्पीकिंग लोग थे, मगर उनको भी ज़रूरत तो कराची में पड़ती है। मगर इनके जो जहन में था कि कराची में कोई बंदा मतलब कि वो समझते जो भी आए नहीं आए। आप देखें कि कराची के जो बड़े इदारे जो हैं उसमें पहले हॉस्टलें ही थी, तब लोग पढ़ के निकले ना। अगर आप नौशेर व फ़ैरोज़ के अपना अलंदो शाह का मदरसा देखें, उन्होंने बोर्डिंग बनाई थी। मरहूम नूर मोहम्मद ने हैदराबाद में बोर्डिंग बनाई थी, टंडो बागों में मीर गुलाम तालपुर ने बनाई थी। इस तरीके से कराची में हसन अली अफंदी जो थे उनका किरदार था, और अपना क्रिश्चियन है और अपने पारसी लोग थे, उन्होंने बनाई। तो बोर्डिंग के बगैर काम चल नहीं सकता था। जब मैं कराची में आया हूँ तो डो मेडिकल कॉलेज की कम अज़ कम भी मेरे ख्याल में 7-8 हॉस्टलें थी। एक बड़ी हॉस्टल 4 थी जो अपना डो मेडिकल कॉलेज के साथ हमने सिविल हॉस्पिटल में एक बड़ी हॉस्पिटल है जिसमें अभी 4-5 वार्ड बन गए। एक SIUT के सामने जो अभी भी पुरानी हॉस्टल है, एक पीछे उसके दूसरा अभी उन्होंने उस पर भी अभी कब्ज़ा कर लिया, एक वो थी। एक मैकलोर रोड पे इन्होंने एक होटल लेके किराए पे जिसमें मैं कुछ अर्सा रहा था, वो भी हॉस्टल बनाई हुई थी। तो ये हॉस्टलें थी जहाँ पे बलूचिस्तान से लोग आते थे, अपना पेशावर से लोग आते थे, कराची से बाहर पूरी सिंध के लोग आते थे, वो आके रहते थे, जिसकी वजह से ये पढ़ाइयाँ होती थी। हमने भी बड़ी जदोजहद करके वो हॉस्टलें बनाई, मगर ये हॉस्टलें उनकी आंख में मस्त एक वो लगती थी तिनके की तरह कि ये क्यों बन रही हैं। जो तअस्सुबी किस्म के लोग थे, जो मकसद है कि अब आप ये सोचें कि प्रोफेसर मसूद हमीद खुद भी मीरपुर खास से कहीं पढ़ के यहाँ आया, मगर यहाँ पे आके उसका रवैया चेंज हो गया। यहाँ पे आके उसने यही कहा कि ये जो लोग आते हैं क्यों आते हैं कराची में, तो इनको इत्तेफाक से कुदरती मौका मिल गया
जब MQM की आशीर्वाद मिली परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, सही। इन्होंने तो इतनी स्पीड से काम किया है कि मैं आपको बताऊं कि हम जब 73 में कराची में आए थे तो कम से कम अपना हमारे 150 में से 45 लड़के जो थे वो आउटसाइड द कराची आए थे। ठट्टे से, हैदराबाद से, मीरपुर खास से, सखर से, नवाब शाह से, यहाँ से लोग आते थे। वो सीटें जो थी एक रेशो 2/3 रेशो होता था, 1/3 और 2/3 का। उसमें इन्होंने क्या किया है कि जैसे ही इनको हुकूमत में मिली है MQM को, उन्होंने पहला काम ये किया कि हॉस्टलों को ख़त्म करो। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू जो है वो आपसे जारी है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप शागिर्द रहनुमा भी रहे हैं, इसके अलावा सरकारी इंतज़ामी ओहदों पर भी आप फायज़ रहे हैं, और इस वक्त आप जो है एक पॉलिटिकल पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में खिदमत दे रहे हैं। आपका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के लोगों से भी रहा, मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी रहा, GDA के लोगों से भी रहा है। आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने जो है एक अलग प्लेटफार्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का बनाया और उसमें आजकल आप सियासी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? यहाँ पे इधर मैं वाला चक्कर चल रहा है कि ये इलाका मैंने MQM को दे दिया, ये पीपल्स पार्टी को, ये नून लीग को। कोई किसी के पार्टी में इलाके में इंटरफेयर ही नहीं कर रहा है। जो सिंध से लोग नून लीग में जीत के चले गए, अपना जीत के गए, उनको नून लीग वालों ने इतना दलील किया कि वो वापस पीपल्स पार्टी में आ जाए। जो पीपल्स पार्टी वाले उधर चले गए तो उधर से उसको इस तरह किया गया कि वो फिर वापस भाग आए इधर। तो ये तरीका इन्होंने मिल बांट के लूट मार का जो बनाया है, उसको सोचने के बाद यही तय हुआ कि कोई सियासी प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो अच्छे बाशऊर लोग, पढ़े लिखे लोग, जो बाकिरदार लोग थे, जिनके किरदार पे, जिनके दामन पे कोई दाग नहीं है, हमने उनको बुलाया, उनको बिठाया और एक मीटिंग की कि हम अगर इसका एक अल्टरनेट बनाएं। टाइम लगता है क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो है आजकल पैसों पे चलती है, करप्शन हो गई है बहुत, तो लोग भी उस रंग में रंग गए। उस लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, मगर एक अल्टरनेट प्लेटफार्म हमें देना चाहिए। हम चूँकि अपनी उम्रें खा चुके हैं, सच बात ये। मैं इस वक्त 69 का हूँ, कोई 70 का है, कोई 72 का है। तो अब हम जो है वो इनकलाब के लिए कोई ऐसी नहीं कि हम सोचेंगे कि हम अपने दौर में ही कोई इनकलाब लेके आएंगे, मगर हम अपने नौजवानों को चाहते हैं कि एक अच्छा प्लेटफार्म दे जाएं जो इन करप्ट लोगों से, बेईमान लोगों से, दहशतगर्दों से आपको अलग निकाल सके। इसमें फिर हमने ये एक प्लेटफार्म बनाया। फिर बड़ा गुफ्तगू के बाद इस नाम पे मुत्तफिक हुए कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई अगर हम सिर्फ कोई इसमें नाम ऐसा डालते हैं ना, तो आजकल कौम परस्त पार्टियां हैं, उनका भी तरीका है कि हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक हम आंगी हो जिसमें तासुब नहीं हो, जिसमें इलाकाइयत न हो, जिसमें मकसद है कि लिसानियत नहीं हो। तो ऐसी पार्टी बनाई जाए जिसमें ये पुरानी नफ़रतें ख़त्म करके सिंधी, मुहाजिर, पंजाबी सब एक प्लेटफार्म पे आ जाएं, पश्तून आ जाएं, बलोच आ जाएं। ये अलग बात है, जहाँ सिंध के हुकूक की बात होगी हम सिंध के लिए खड़े होंगे, जहाँ पंजाब के साथ ज़्यादती होगी हम पंजाब के लिए होंगे, मुहाजिर के साथ ज़्यादती होती है तो हम मुहाजिरों को भी उसका साथ देंगे, मगर अगर सिंधियों के साथ हमारी जो भी होती है तो हम उनके साथ हैं। ये है हक़ और इंसाफ वाली बात करने की बात। इस वजह से हमने पुराने लोगों को उठाया। उसमें हमारे आलम बिरोई साहब हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में एम्बेसडर रहे हैं, JR बलोच हैं। अच्छा, आलम बिरोई साहब हमारे इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अली मर्दान रावजो साहब हैं, वो भी पुराने सफारतकार रहे हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहे हैं। आजकल वो भी किसी बड़े इदारे में, इंटरनेशनल इदारे में वो वहाँ पे काम करते हैं। इतनी साख वाले लोग हैं। और JR बलोच हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में सफ़ीर रहे हैं। तो ये हैं हमारे अब्दुर्रहमान सियाल हैं, हैदराबाद में प्रोफेसर हैं। शम्सुद्दीन ज़ोहर साहब हैं, हमारे यहाँ पे पोस्ट मास्टर जनरल रहे हैं सिंध के।
ये सारे पढ़े लिखे बाकिरदार लोग, एक हमारे साथ लेडी है हमारी नजमा नियाज़, डायरेक्टर एजुकेशन रही है, तो इन सब को हमने जमा किया और हमने एक वो अच्छा, हमारे साथ एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त शाहिद जतोई साहब, बहुत अच्छा नाम उनका, मेंबर FPR भी रहे, सीनियर मेंबर, और बड़ी रेपुटेशन वाले अच्छे किरदार के मालिक रहे, वो भी हमारे साथ हैं। तो ये हमने अपनी मरकज़ी, ये तो मैंने आपको बताया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं जो हमारे साथ हैं। बकिया हमारे इस वक्त तक तकरीबन 2000 मेंबर बन चुके हैं, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, साबिक बैंकर्स भी हैं, साबिक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। मकसद है, मैं इस वक्त ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो बड़े में बड़ी सियासी पार्टियाँ हैं ना, उनके पास इतना पढ़ा लिखा आदमी कोई नहीं है जो हमारी इस पार्टी में है। तो अल्लाह करेगा कि हम वो उसको बना रहे हैं। बीच में ये कोविड आ गया, थोड़ी हमारी एक्टिविटी कम हो गई हमारी काफ़ी। आपको बड़ी एक अच्छी बात ये बताऊं कि हमारी सबसे ज़्यादा पजीराई हमें मिली कोरंगी और लांडी से। उन्होंने हमारे कोई 8-10 जलसे कराए, हमारी इब्राहिम नदरी में गए, वहाँ पे हमें मुआजकोट में, जहाँ जहाँ गए हैं लोगों ने भरपूर मकसद के ताउन किया है और भरपूर हमें उनका अच्छा मुसब्बत जवाब मिला है। तो उसमें लगता है कि लोग तलाश में हैं कि कुछ लोग आएँ और ये इसका मुतबादिल बने। तो मुतबादिल बनने के लिए हमने एक पार्टी बनाई है। हम अल्लाह की ज़ात में उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारी नीयतें साफ़ हैं, तो अल्लाह हमारी मदद करेगा और इंशाअल्लाह ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने नौजवानों को दे जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपनी बिरादरी के हवाले से जो बात की कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से आप बड़ी खिदमत दे रहे हैं कोई पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप ये बताएंगे प्री पार्टीशन से पहले कराची के अंदर इंसानी खिदमत के लिए जो सेहत के शुबे में, तालीम के शुबे में जो इदारे बनाए गए थे, इनके हवाले से आप थोड़ा सा उन पर रोशनी डालें ताकि लोगों में ये चैरिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो और ये तस्वर हो कि इंसान की खिदमत करना बहुत बड़ा जो है ना अफजल इबादत है। इस हवाले से आप जो है प्री पार्टीशन से पहले जितने भी कराची के अंदर इदारे बने थे सेहत और तालीम के, इस हवाले से आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। मैं देखें, तारीख़ तो ऐसी चीज़ है कि कोई छुपाए नहीं छुप सकती। बाद लोग ये इम्प्रेशन देते हैं कि मकसद है कि जो कुछ भी कराची हुई है या सिंध में तरक्की हुई है कुछ लोगों की वजह से हुई है, ऐसा हुआ नहीं है। पार्टीशन से पहले इतने बड़े इदारे यहाँ पे मौजूद थे, जैसे अपना डाउ मेडिकल कॉलेज आप देखते हैं, DJ साइंस कॉलेज आप देखते हैं, NJV स्कूल देखते हैं, मामा पारसी स्कूल देखते हैं, NGV स्कूल देखते हैं, आप ग्रामर स्कूल देखते हैं, आप सेंट पैट्स का कॉलेज देखते हैं, सेंट जोसेफ कॉलेज देखते हैं अपना, और ये सिंध मदरसतुल इस्लाम, इतना बड़ा इदारा। तो उस ज़माने के लोगों ने बड़ी मेहनत की है। हसन अली अफंदी मरहूम जो थे, उन्होंने सिंध मदरसा बनाया, जहाँ से मतलब कायदे ने भी पढ़ा है, जहाँ से अपना ये अल्लामा दाऊद उमर दाऊद पोटा वहाँ से पढ़े हैं। तो बड़े बड़े स्कॉलर और बड़े बड़े लोग वहाँ पे यहाँ पे रहे हैं। और प्री पार्टीशन मतलब ये इलाका बहुत साफ़ सुथरा इलाका। आप अगर ज़ैबुनिसा स्ट्रीट, जिसको एल्फन स्ट्रीट कहते थे, वो धुलता था। मकसद है कि वो ये इलाके धुलते थे। खारा दर, मीठा दर, ये इलाके जो है यहाँ पे इतनी बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं, जितनी बनी हुई हैं, वो सारी बिल्डिंग है प्री पार्टीशन है। आप उसकी जो शिपिंग कॉरपोरेशन वाली बिल्डिंग देखेंगे तो वो भी पूरी जो है प्री पार्टीशन बनी है। अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, अच्छे अच्छे इदारे। और यहाँ पे हमने तो दूर की बात नहीं है, जब हम आए थे तो अंग्रेज़ों के ज़माने की ये ट्राम भी चलती थी कराची में। सही। हम तो उस ट्राम में भी उस ज़माने में बचपन में घूमे हैं थोड़ा। तो बल्कि मैं समझता हूँ उस वक्त कराची ज़्यादा साफ़ सुथरा था और बेहतर अंदाज में बेहतर तालीम के लिए पूरी दुनिया से, मतलब मैं कहूँगा कि पूरे मतलब पाकिस्तान के लोग कराची में पढ़ने आते थे। और कराची एक बहुत बेहतरीन एजुकेशनल इदारे थे, जिसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा कि अपना पारसियों की और क्रिश्चियंस की है। जमशेद नसरवान जी किसी ज़माने में प्री पार्टीशन मकसद के मेयर होते थे,
उनका जो किरदार है कराची को बनाने में, आप सोचें कि वो सूफ़ी किस्म का आदमी, थियोसॉफिकल हॉल बनाना और इस टाइम जहाँ पे ये बैठ के सारे फ़लसफ़ी और अपना सूफ़ी बैठते थे, गपशप करते थे। वो इतना मालदार आदमी था, मगर उसमें इतना चैरिटी का बुनियाद था कि वो और इतनी हम आहंगी का माहौल था कि अब मैंने जो तारीख़ में पढ़ा, हमने देखा तो नहीं था उसको, कि वो हिंदुओं के त्यौहार में भी बैठा होता था, तो क्रिश्चियन के त्यौहार में भी बैठा होता था, तो मुसलमानों के त्यौहार में भी बैठा होता था। ये एक हम आहंगी और पैदा करने के लिए उनका बड़ा किरदार रहा। बामा पारसी स्कूल देखें, आज भी स्टैंडर्ड है उसका। आप ग्रामर स्कूल का आज भी देखेंगे कि वही स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से अपना बीवे स्कूल है, अपना ये सेंट जोसेफ है, सेंट पैट्रिक्स है, एनजेवी स्कूल किसी ज़माने में तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त जगह थी। और जब पाकिस्तान बना था तो पहली असेंबली भी यहीं पे बैठी थी। सिंध असेंबली की बिल्डिंग नहीं थी, तो यहाँ पे गवर्नर हाउस उस ज़माने का बना हुआ है। बिल्कुल। सिंध हाई कोर्ट पूरी जो आप आलीशान बिल्डिंग है, आप जाके देखें, ये भी प्री पार्टीशन बनी हुई है। तो ये अंग्रेज़ के दौर में बहुत चीज़ें बनी हैं। उससे पहले भी मसला है कि हमारे जो हिंदू भाई थे, हमारे जो क्रिश्चियन थे, हमारे जो अपना पारसी थे और हमारे जो मुसलमान थे, वो फिलंथ्रापिस्ट ऐसे हैं। आप अगर चले जाएंगे यहाँ पे जो बड़ा मैदान जो है कायद आज़म की मज़ार की याद, ये अंधे गुंगों का एक स्कूल है, आपने देखा होगा। ये उस ज़माने के जो सिंधी वडेरे थे, सिंधी ज़मींदार थे, उन्होंने कंट्रीब्यूशन लेके उस ज़माने के ये सतारीदी थे। यहाँ पे सारे यतीमों का, गूंगों का, बहरों का वहाँ पे हॉस्टल बना हुआ था, इदारा बना हुआ था। मैं तो एक दफ़ा गया था उनके उधर, तो जो डोनेशन देने वालों की लिस्ट थी उसमें सारे सिंध के ज़मींदार थे। बड़ी वो उस ज़माने में करते थे, चैरिटी करते थे। तो बात यह है कि ये सोल्जर बाज़ार का इलाका देख लें, गार्डन का इलाका देख लें, जो खूबसूरत तरीन इलाके थे, वो प्री पार्टीशन बने हुए हैं। सही। अब तो ये आरसीसी की बिल्डिंगें और ये जो बन गई हैं, मगर ये है कि ये कराची बड़ा खूबसूरत चीज़ थी। और हम अभी भी चाहते हैं कि वही जमशेद नसरवान जी ने जिस तरीके से किया था, एक हम आहंगी और एक प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा हो, ऐसा पुरअमन शहर हो जिसमें हम रात को 3-3 बजे भी निकल जाते हैं। हमें याद है हॉस्टल में कि हम सदर चले गए, लालू के चले गए, लियारी चले गए, कोई डर नहीं होता था, कोई खौफ नहीं होता था। भूख लगी है रात को, हॉस्टल से निकले जाके वहाँ पे खाना खा के आ गए। तो हम चाहते हैं कि ये रोशनियों का शहर है और इसको उसी तरीके से रोशनियों का शहर बनाएं। और ये बड़ा एक गरीब परवर शहर है। सही। तो हमारे सारे बड़े जो थे उनका बड़ा इसमें रोल है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उनको उनका मकाम अता होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिर में आपसे सवाल करना चाहूँगा कि सिंध की इस वक्त जो मुल्क के सियासी सूरत हाल आपके सामने है, ख़ास तौर पर सिंध की आवाम को इस मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जी सिंध की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला किसी कौम की तब तक मदद नहीं करता जब तक वो अपने लिए भी कोई कोशिश न करें। हम यहाँ से लेके हम घोटकी तक, मीरपुर माथेलो तक जाते हैं, कश्मीर तक जाते हैं, किसी बंदे से पूछते हैं तो बोलेगा कि ये लोग बड़े करप्ट हैं, जो बैठे हैं बड़े नाजायज़ काम करते हैं, ये करते हैं, मगर वोट उसी को दे देते हैं। उनका नतीजा क्या निकलता है कि फिर वही 5 साल उनके ऊपर वही मुसल्लत होते हैं और फिर उन्हीं लोगों ने जिन्होंने इनको वोट दिया है उन्हीं को पैसों पे नौकरियां देते हैं। तो मैं उनको इल्तिजा करूँगा कि अपने आप को पहचानें, कुछ हिम्मत पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें। और इस निज़ाम से छुटकारे का एक ही तरीका है कि आप मिल के पढ़े लिखे लोगों को आगे लेके आएँ, अच्छे किरदार के लोगों को ले आएँ आगे और उनको वोट दें, ताकि फिर आपकी आइंदा आने वाली नस्लें आपको कहीं मसले के बद्दुआएं न दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब।
जी नाजरीन, आपने डॉक्टर शफ़क़त अब्बासी साहब की बहुत ही आला और जो है वो जानकारी वाली गुफ्तगू सुनी। उन्होंने माजी के किस्से भी सुनाए कि ज़माना तालिबी इल्मी में जो हालात थे वो भी सुनाए। दौरान सर्विस वो जिन जिन सरकारी इंतज़ामी ओहदों पर रहे, क्या हालात थे, किन वाक़ियात से वो गुज़रे, यकीनन ये हमारे लिए तो इंकशाफ़ात ही साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा कराची के लिए मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत तबसरे किए। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान इरफान अलमानी और हमारे साथी मेज़बान असलम अब्बासी साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।